सभी का जय जीएस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हम पर्यावरण परिस्थिति के अंतर्गत कुछ चीज़ें देखी थी, सिलेबस को देखा था और उसका सिनॉप्सिस देखा था। आज की क्लास में उसके जस्ट आगे चीज़ें पढ़नी है जो भी इस टॉपिक में, जैसे पर्यावरण परिस्थिति क्या है इसको सीखेंगे, परितंत्र क्या है इसको सीखेंगे आज की क्लास में, परितंत्र की प्रमुख क्रियाओं के बारे में देखेंगे, परितंत्र की प्रमुख विशेषताओं के। तो ये सारा का सारा कंटेंट बेटा आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और यही साथ में हम परितंत्र की संरचना अर्थात पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसे निर्मित होता है परितंत्र, इसके बारे में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाली पीसीएस की परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। और ये भी देखो पिछली क्लास में हमारा हो गया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा सिनॉप्सिस है, कैसे क्या बताया था पूरा कि इस टॉपिक में किस तरीके से हमको चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई थी। आज की क्लास में हमको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में विधिवत समझना है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक ये चित्र डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये जो पारिस्थितिकी है, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, ये वास्तव में है क्या। तो इसको समझना है तो इसके लिए आप इस डायग्राम को देखिए, समझिए कि यह एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है एक तरीके से, जिसमें ऊपर वायुमंडल है। यह एक समुदाय ए का चित्रण किया गया है यहाँ पर, और यह एक समुदाय बी है। समुदाय का मतलब जहाँ पर कई सारे एक ही प्रजाति के लोग निवास करते हों, ठीक है ना, समुदाय, ठीक है ना। तो ये समुदाय एक ये है, एक समुदाय आपका ये है। अब जरा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये पूरा चारों तरफ आपका वायुमंडल है, भौतिक स्ट्रक्चर है जो है वायुमंडल, जमीन, जो भी चीज़ें हैं, ठीक। तो पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि जैसे ये समुदाय ए है और ये समुदाय बी है, और इसके चारों तरफ का जो भी वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल जो भी है, तो इस समुदाय का इस वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना, क्या रिलेशन है, इसके साथ क्या रिलेशन है, और इसके साथ साथ ही एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ क्या रिलेशन है, तथा समुदाय के अंदर जो प्रजातियां हैं उनके आपस में बीच में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन का अध्ययन करना ही बेटा कहलाता है क्या, इस रिलेशन का अध्ययन ही कहलाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। तो बात समझ में आ गई। समुदाय, जो भी समुदाय है, आप यहाँ समझिएगा, जो भी समुदाय है, ये सपोज करो समुदाय है, ये समुदाय है। समुदाय का मतलब जहाँ पर एक ही कई सारी प्रजातियाँ बेसिकली निवास करती हैं, समुदाय हो गया, ठीक है ना। अब इस समुदाय के चारों तरफ बेटा भौतिक पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल आता है, ठीक है ना। तो इस समुदाय का इस मंडल के साथ क्या रिलेशन है, तथा और भी कई सारे समुदाय होते हैं, कई सारे समुदाय मिलकर के ही परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ क्या रिलेशन है ये देखना, तथा उस समुदाय का वायुमंडल मतलब उसके चारों तरफ के भौतिक पर्यावरण के साथ रिलेशन देखना, और एक समुदाय के अंदर जितनी भी प्रजातियां निवास कर रही हैं उन प्रजातियों के बीच आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, इस चीज़ का स्टडी करना ही कहलाता है पारिस्थितिकी। क्लियर हो गया ना। तो मुझे लगता है अब ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी कि पारिस्थितिकी आखिर कहते किसे हैं। पारिस्थितिकी की अगर शब्द की मैं बात करूं तो ये शब्द 1869 में गढ़ा गया था, और ये हैकेल ने गढ़ा था, जो कौन थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहोगे सर 1869 में हैकेल के द्वारा किया गया था, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे। आपको ये 1869 की डेट कैसे याद रहेगी बेटा, 1869 अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को ही बापूजी का जन्म होता है। तो आप वहाँ से इस चीज़ को ट्रैकल कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो इकोलॉजी शब्द गढ़ा गया था, ये शब्द किस
भाषा का शब्द है तो बेटा यूनानी, या इसे हम ग्रीक भाषा कह सकते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। ग्रीक भाषा में ओइकोस तथा लोगोस से मिलकर के बना है इकोलॉजी। ओइकोस का मतलब होता है निवास स्थान और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात किसी जीव का उसके चारों तरफ का जो निवास स्थान है उसके कंपैरिजन में उसका स्टडी करना कि वो अपने निवास स्थान को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है या अपने चारों तरफ के निवास स्थान से किस प्रकार वो खुद प्रभावित हो रहा है। इस चीज़ का स्टडी करना ही बेटा कहलाता है पारिस्थितिकी। तो मुझे उम्मीद है कि पारिस्थितिकी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कहा जाए पारिस्थितिकी के अंतर्गत बेसिकली हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो आप कहोगे किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संबंध में जीवों का अध्ययन, मतलब ये चारों तरफ भौतिक पर्यावरण है, इस भौतिक पर्यावरण के संबंध में इस जीव का क्या संबंध है, ठीक है ना। वो जीव भौतिक पर्यावरण के साथ कैसा रिलेशन, मतलब वायुमंडल के साथ हमारा क्या रिलेशन है, जलमंडल के साथ हमारा क्या रिलेशन है और स्थल मंडल के साथ हमारा क्या रिलेशन है, ये देखना होता है। भौतिक पर्यावरण का मतलब जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। इसके अंतर्गत बेसिकली 3 मंडल आ जाएंगे, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। स्थल मंडल, ये 3 मंडल भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे। और इन तीनों मंडलों से ही कौन प्रभावित होता है, जीव। और जीव जहाँ रहता है उसे जैव मंडल कह देते हैं। क्लियर हो गया ना। तो इसके अंतर्गत बेसिकली हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत 3 बातों को ध्यान में रखेंगे। कौन सी वो 3 बातें हैं बेटा, किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संबंध में जीवों का अध्ययन, मतलब हमारे चारों तरफ के जो भौतिक पर्यावरण है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं उससे हमारा क्या रिलेशन है, ये देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, एक समुदाय के विभिन्न जीव, जैसे ये समुदाय है और ये समुदाय है, तो इस समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य अंतर संबंधों को देखेंगे। एक ही समुदाय में बेटा कई प्रजातियां होती हैं, उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है उनका अध्ययन देखेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या देखेंगे, विभिन्न समुदायों के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंध देखेंगे। इन सभी चीज़ों का स्टडी करना कहलाता है बेटा पारिस्थितिकी। तो ये सारी चीज़ें आप लिखते भी चलिएगा, चूँकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ईजी वे में इनको समझाने का प्रयास किया है। तो इसके बाद आप समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। अभी तक तो हमने देखा पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, किसे कहा जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग इकोसिस्टम होती है। अगर मैं बात करूं इस शब्द की, इकोसिस्टम शब्द की, तो इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था बेटा 1935 में किया गया था। और किसने किया था, तो टॉन्सली ने किया था। किसने किया था, टॉन्सली ने किया था। ये है क्या, बेसिकली यह एक जैविक इकाई होती है, पर्यावरण की या पारिस्थितिकी की बेसिकली जैविक इकाई है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, इसमें सूक्ष्मतम जीव से लेकर विशालकाय जीव अपने वातावरण में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। आपको पता है जितने भी संसार में जीव होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, फाइनली सूरज से ही उनको ऊर्जा मिलती है। इससे ऊर्जा लेकर के वो क्रियाशील रहते हैं तथा सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने आप को सर्वाइव करते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो जीव है उसका मतलब पादप भी है और प्राणी भी है, मतलब सभी जीव, इस जीव के अंतर्गत पादप भी आ जाएंगे और सभी जंतु आ जाएंगे। तो कुल मिला के समझ में क्या आया कि परितंत्र एक जैविक इकाई है जिसमें छोटे जीवों से लेकर एक विशालकाय जीव आपस में सूरज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए सर्वाइव करते हैं। इसी चीज़ को बेटा पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। इसका शब्द के बारे में बात की तो 1935 में टॉन्सली ने इस शब्द को सबसे पहली बार गढ़ा था। अब पारिस्थितिकी तंत्र की बेटा कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ एक्टिविटी होती हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र के 3 चीज़ें हो गई, एक जीव हो गया, उसके बाद सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हो गई, ये 2 चीज़ें हो गई। जीव में कौन से, पादप और जंतु, और उसके साथ साथ सूर्य की ऊर्जा, ठीक है ना। अब इनकी आपस में क्रियाएं होती हैं। क्या क्रियाएं हैं, पारिस्थितिक तंत्र की समस्त घटनाएं जिससे बेसिकली ऊर्जा एवं पदार्थ का प्रवाह है, ठीक है ना, सुचारू, ये सुचारू लिखा है, इसको कट कर लेना, ये बेसिकली सुचारू, इसे सुचारू लिखेंगे, ठीक है ना, सुचारू रूप से होता रहे, निर्धारित होता रहे, ठीक है ना, उन्हें पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना।
मतलब पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाएं किन्हें कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र की जो समस्त घटनाएं हैं जिनसे ऊर्जा और पदार्थ का प्रवाह होता है वो चीज़ें बनी रहें, उसके लिए क्या क्या जिम्मेदार है, वही कहलाता है बेटा पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाएं। ठीक है ना। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक अजैविक क्रियाएं होती हैं पारिस्थितिक तंत्र में और एक जैविक क्रियाएं होती हैं। अजैविक क्रियाएं जिनमें जीव भाग नहीं लेता, जैसे मृदा में पोषक तत्वों का विनिमय, इसमें जीवों का कोई लेना देना नहीं है। मृदा में होने वाला अपरदन, इसमें भी जीवों का कोई लेना देना नहीं है। वाष्पीकरण, इसमें भी जीव का कोई लेना देना नहीं है। और वर्षण, इसमें भी जीव का। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी हमारे पर्यावरण में होती हैं कि नहीं होती हैं? ये सारी अजैविक क्रियाएं कहलाती हैं। अब जैसे श्वसन बेटा कोई जीव ही करेगा, ठीक है ना, चाहे वो पौधा हो या चाहे छोटा सा जीव हो, तो ये जैविक क्रिया हो गई। संवर्धन मतलब विकास सिंपल सी बात है, कोई जीव ही करेगा। प्रकाश संश्लेषण जीव ही करेगा, प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं और पौधा एक जीव के अंतर्गत आता है। अंकुरण की प्रोसेस एक जैविक क्रिया है। फूल का खिलना, वाष्पोत्सर्जन होना पत्तियों के माध्यम से, ठीक है ना। पोषक तत्वों का अवशोषण होना, मतलब पोषक तत्वों को सोखना जड़ों के माध्यम से किया जाता है, पौधे करते हैं। और प्रजनन तथा वृद्धि, ये जितने भी एक्टिविटी मैंने बताई, ये सारी की सारी एक्टिविटी जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी कोई जीव ही करता है। तो मुझे उम्मीद है कि पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, जैविक क्रियाएं और अजैविक क्रियाएं। कौन कौन सी क्रियाएं जैविक होती हैं और कौन कौन सी क्रियाएं अजैविक होती हैं, ये सब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की बेटा विशेषताएं क्या होती हैं, आखिरकार विशेषताएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। पहली बात तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक संगठन, अजैविक संगठन। जैविक संगठन मतलब इसमें जीव सारे आ जाएंगे, अजैविक संगठन मतलब पूरा भौतिक पर्यावरण आ जाएगा, तथा ऊर्जा संगठन। यहाँ बेटा संगठन लिख गया है, यहाँ संघटक लिखना, थोड़ा सा ये गलती हो गई, संघटक, इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ बेटा संघटक लिखा है, संघटक। जैविक संघटक के अंदर सारे जीव, अजैविक संघटक सारे भौतिक स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है ना। और ऊर्जा संघटक, इसके अंतर्गत बेसिकली सूर्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना इन तीन ही संघटकों से मिलकर के होती है। तो पहली बात तो ये समझे, सीधे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछता है, आपको ये चीज़ें सीधे टू द पॉइंट चीज़ें याद हैं तो आप सीधे आंसर कर लेंगे। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट विशेषता है, विशेषता का मतलब पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जानना है कि आखिरकार पारिस्थितिक तंत्र कहते किसे हैं, उसके बारे में कई सारे पॉइंट हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थ का निरंतर उद्भव, निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ये फैक्ट है, इनको सीधे याद कर लेना है, ठीक है ना। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा होती है तथा पदार्थ, इसका निरंतर क्या होता रहता है, निर्माण होता रहता है, निवेश होता रहता है मतलब खर्च होता रहता है, और बहिर्गमन मतलब एक जगह से दूसरी जगह गमन होता रहता है, ठीक है ना, जिससे संतुलन की स्थिति बनी रहती है और पर्यावरण हमारा संतुलित रहता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र एक व्यवस्थित तंत्र है। जब तक इस तंत्र में जैविक और अजैविक तथा ऊर्जा संघटकों में अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक संपूर्ण तंत्र व्यवस्थित तंत्र रहता है। और आपको पता है, इनमें किसी भी तीन तंत्र हैं, तीन संघटक हैं परितंत्र के निर्माण के लिए, अगर इनमें किसी में भी एक में प्रॉब्लम आती है तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है। वो तब तक डिस्टर्ब रहेगा जब तक पहला सेटिंग अपना बना नहीं लेगा। कुल मिलाकर के पारिस्थितिक तंत्र हमेशा एक व्यवस्थित तंत्र है, ये हमेशा व्यवस्थित स्थिति में ही रहेगा। अगर कोई संघटक अगर प्रॉब्लम में आ जाएगा तो दूसरा उसको बनाने का प्रयास करेगा। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तथा अजैविक संघटकों द्वारा ऊर्जा क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। तो सिंपल सी फैक्ट है, जितने भी जैविक और अजैविक संघटक हैं उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से ही मिलती है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक एवं अजैविक संघटक, यहाँ बार बार संगठन लिख गया है तो आप उसको संघटक कर लीजिएगा, भू जैव रासायनिक चक्र की क्रिया में परस्पर संबंध होते हैं, मतलब परस्पर जुड़े होते हैं या उससे आबद्ध होते हैं, ठीक है ना। ये भी याद रख लीजिएगा। अब भू जैव रासायनिक चक्र क्या होता है इसके बारे में अब आगे पढ़ने वाले हम लोग। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाते हैं, अपघटक जो उत्पादक तथा उपभोक्ता जब मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं तो सड़ाने गलाने का काम अपघटक करते हैं, ठीक है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है।
जिनसे आहार श्रृंखला का बेटा क्या होता है, निर्माण होता है। तो आहार श्रृंखला कुल मिला के इन्हीं सभी जीवों का एक सिस्टमैटिक ढंग, एक स्ट्रक्चर है, उसको देखेंगे आने वाले टॉपिक में, उसको हम पढ़ने वाले हैं। पारिस्थितिक तंत्र भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, ये भी बात सही है। इनका आकार छोटा सा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। समस्त पारिस्थितिक तंत्र मिलकर एक भूमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल के अंदर सब कुछ आ जाएगा, सारे भौतिक पर्यावरण और जीव सब कुछ शामिल हो जाएगा जीवमंडल। इसीलिए कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र का बेटा सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र की सबसे बड़ा यूनिट होता है जीवमंडल। और सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो एक जीव सबसे छोटी यूनिट होती है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र के विकास की एक श्रृंखला होती है जो निम्न स्तर से प्रारंभ होकर चरम स्तर तक जाती है। ठीक है ना, निम्न स्तर से मतलब छोटे छोटे उत्पादक से चीज़ें स्टार्ट होती हैं और अंतिम चरम स्थिति तक ये चीज़ें पहुंचती हैं, पौधे से लेकर उनको लास्ट में जो शेर चीते खाते हैं। तो कुल मिला के पारिस्थितिक तंत्र के विकास की श्रृंखला होती है, वो एक छोटे स्तर से उच्च स्तर की तरफ चलती है। ठीक है ना, यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना कि इसके विकास की दो अवस्थाओं के मध्य एक संक्रमण अवस्था होती है, जिसे बेटा क्या कहते हैं, सेरे कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विकास, जैसे पहले विकास की अवस्था ये है, फिर विकास की अवस्था ये है, दूसरे विकास की अवस्था ये है। तो पारिस्थितिक तंत्र में एक विकास की अवस्था से दूसरे विकास की अवस्था में जब पारिस्थितिक तंत्र मूव करता है तो इसके बीच की जो अवस्था होती है उसे संक्रमण अवस्था कहते हैं और इसे सेरे कहा जाता है। याद रखना इस चीज़ को। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण की व्यवस्था सक्रिय रहती है, मतलब अगर एक संगठक अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो दूसरा संगठक उसका नियंत्रक वाला कार्य करेगा। तो पारिस्थितिक तंत्र के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे सीधे सीधे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ये सारे स्टेटमेंट याद हैं तो आप एक अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। अगर मैं बात करूं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की बेटा बात करूं तो मैंने पहले ही बताया है कि जो भी पारिस्थितिक तंत्र बना होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैविक और अजैविक संगठक। जैविक संगठक में सभी जीव आ जाएंगे। अजैविक संगठक में जीवमंडल के चारों ओर का जो भौतिक वातावरण है, जैसे प्रकाश जिसमें सूर्य आ जाएगा, मृदा, वायु, मृदा में सारा भूमंडल आ जाएगा, वायु में सारा वायुमंडल आ जाएगा, तो ये सब अजैविक संगठक। तो कुल मिला के जितना भी पारिस्थितिक तंत्र है आपके चारों तरफ का वो दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, एक जीव वहाँ दिखाई देगा और दूसरा अजैविक संगठक, जिसके कारण वो जीव जिंदा है। ठीक है ना, याद रखना इन दोनों का इंटरलिंक ही कहलाता है पारिस्थितिकी। इनके बीच क्या रिलेशन है, इसी चीज़ का अध्ययन कहलाता है बेटा पारिस्थितिकी। चूँकि हमारा जो पारिस्थितिकी है वो इन्हीं चीज़ों के इंटरलिंक का ही तो स्टडी है। जो हमारा पारिस्थितिकी बना है, तंत्र पूरा बना है, वो इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर के ही तो बना है। पारिस्थितिक तंत्र में हमारे चारों तरफ या तो प्रकाश के तौर पे सूर्य है, मृदा अर्थात भूमंडल है और वायुमंडल है, जल, इसमें जल भी आ जाएगा बेटा, जल भी आ जाएगा। ठीक है ना, अजैविक संगठक के अंतर्गत, और क्या हैं, जीव हैं। अब इनकी वजह से ही तो जीव हैं, तो ये किस प्रकार इन जीवों को प्रभावित कर रहे हैं, इसी का अध्ययन तो हमने अभी पढ़ा कि पारिस्थितिकी को कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। अब इतना बात समझ में आ गई कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में जैविक और अजैविक दो संगठनों की भूमिका होती है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लेंगे हम कि पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई जीव होती है। ठीक है ना, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बना होता है, तथा सबसे बड़ी इकाई इसकी जैवमंडल होती है। इसको समझना है तो आप इस चित्र को समझिएगा। देखो, छोटा सा यहाँ पर जीव होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग हम लोग जीव से करेंगे, स्पेसीज से करेंगे, जिसे हम प्रजाति कहेंगे। ठीक है ना, कई सारे जीव अर्थात कई प्रजातियां मिल करके जब एक जगह कई सारी प्रजातियां रहेंगी तो उसे हम समष्टि कहेंगे या पॉपुलेशन कहेंगे या जनसंख्या कहेंगे। मतलब एक प्रजाति के सदस्यों की संख्या, मतलब एक प्रजाति मतलब यहाँ पर एक इंडिविजुअल जीव है, और जब ये कई इकट्ठा हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, समष्टि बन जाएगा। ये क्रम बहुत पूछा जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का क्रम, कि जीव के बाद समष्टि होगा। समष्टि, अब देखो होता क्या है, विभिन्न प्रकार की जब प्रजातियां एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, एक ही प्रजातियों का समूह, याद रखना, जब एक इंडिविजुअल, एक सेकंड, जब यहाँ पर एक इंडिविजुअल बंदा है तो वो जीव कहलाएगा या प्रजाति कहलाएगा। ठीक है ना, अब ये एक इंडिविजुअल बंदा
की संख्या ज़्यादा हो जाए तो वो समष्टि कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। अब इधर एक इंडिविजुअल बंदे ये थे और एक ऐसे ही इधर कोई दूसरी प्रजाति के बंदे इंडिविजुअल हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रजाति के जब दो पॉपुलेशन इकट्ठा हो जाएगी तब बेटा उसे हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों का ग्रुप क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है, ठीक है ना। उसके ऊपर फिर क्या होगा, जब कई सारे समुदाय आपस में आके मिल जाएंगे तो इसे बेटा इकोसिस्टम कहते हैं, अर्थात परितंत्र कहते हैं। और जब कई सारे परितंत्र आपस में मिल जाते हैं तो इसे जीवोम बोला जाता है, अर्थात कई परितंत्रों का समूह। मतलब एक जीवोम में कई सारे परितंत्र हो सकते हैं। और कई सारे जीवोम जब मिल जाते हैं तो बेटा उसको हम बायोस्फीयर कह देते हैं या जीवमंडल कह देते हैं। तो कुल मिलाकर के एक जीवमंडल में कई सारे जीवोम होते हैं, एक जीवोम में कई सारे परितंत्र होते हैं, तथा एक परितंत्र में कई सारे समुदाय होते हैं, तथा एक समुदाय में बहुत सारी पॉपुलेशन होती है। और पॉपुलेशन में एक ही प्रजाति के लोगों का ग्रुप क्या है, समष्टि है, अर्थात पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से ये चित्र आपको समझ में आया। इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन कवर करता है, तो जीवमंडल कवर, तथा सबसे छोटा क्षेत्र कौन कवर करता है, तो जीव, तथा सबसे बड़ा क्षेत्र तो आपका जीवमंडल कवर करता है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा इसको और इलोबरेट करते हैं। यहाँ पर जरा देखिए, आप इस चित्र को देखिए और यहाँ से समझिए। ये एक गोला, एक क्या है बेटा, एक जीवमंडल है, ठीक है ना। अब इस एक गोले के अंदर मैंने 4 पार्ट A, B, C, D 4 पार्ट कर दिए। अब ये एक जीवमंडल किस में डिवाइड होगा, एक जीवमंडल बेटा जीवोम में डिवाइड होगा, जिसे हम बायोम भी कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जीवमंडल A B C D से मिलकर बना है जीवमंडल। ये A B C D हैं क्या, तो ये A B C D हैं जीवोम, जिन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, बायोम कहेंगे, ठीक है ना। अब इसका पूरा बायोम का पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अब बायोम डिवाइड होगा, बायोम किस में डिवाइड होगा, परितंत्रों में डिवाइड होगा। मतलब एक बायोम के अंदर कई सारे परितंत्र होंगे। एक परितंत्र के अंदर कई सारे समुदाय होते हैं और एक समुदाय में खूब सारी पब्लिक होती है। और पब्लिक मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति मिलकर के ही पब्लिक बनाएगा, पॉपुलेशन बनाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि एक जीवमंडल कई सारे जीवों में डिवाइड होता है, A और B। अब सपोज करो एक जीवोम ये है और एक जीवोम ये है, समझिएगा, एक बायोम ये है और एक बायोम ये है। तो दो बायोम के बीच का जो क्षेत्र होता है, अब इस बायोम का अलग होना मतलब यहाँ की जीवों की प्रजातियाँ अलग हैं, यहाँ के जीवों की प्रजातियाँ अलग हैं, यहाँ के समुदाय के लोगों की स्ट्रक्चर, उनका बनावट, उनकी सब कुछ अलग है और यहाँ के चीज़ें अलग हैं, ठीक है ना। अब दो जीवों के बीच जब भी जहाँ से भी वो दो जीवों आपस में टच करेंगे उसके बीच एक ऐसा क्षेत्र फॉर्म हो जाता है जिसे हम संक्रमणिका कहते हैं या इकोटोन कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर कुछ इतने भाग में A जीवोम वाली जीव पाए जाएंगे और इतने भाग में B जीवोम वाले जीव पाए जाएंगे। मतलब यहाँ मिक्स हो जाएंगे दोनों लोग। तो याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इकोटोन किसे कहा जाता है। तो दो परितंत्रों के बीच, किसके बेटा, दो परितंत्रों या जीवों के बीच कह सकते हो आप, दो परितंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को, ये एक परितंत्र ये है, एक परितंत्र ये है, दो परितंत्रों या जीवों के संक्रमण के बीच के क्षेत्र को हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। यहाँ पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है, हाई बायोडाइवर्सिटी कैसे यार, यहाँ की अपनी बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ की अपनी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता यहाँ की अपनी है, जैव विविधता अपनी यहाँ की है। जहाँ पर ये दोनों मिक्स होंगे वहाँ इसके भी मिक्स हो जाएगी, इसके भी मिक्स हो जाएगी। तो जो प्रजातियों की वैरायटी है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, चूँकि कुछ इसकी और कुछ इसकी, तो दोनों मिक्स होकर के तो प्रजातियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं। और पर्यावरण पारिस्थितिकी में कहा जाता है जहाँ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जितने भी अधिक प्रकार के जीव पाए जा रहे हों वहीं पर बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। जैव विविधता का मतलब ही है जहाँ पर जीवों में अधिक विविधता पाई जाए, अधिक तरीके के, अधिक प्रकार के जीव जिस क्षेत्र में पाए जाए। यहाँ पर A प्रकार के जीव हैं, यहाँ पर B प्रकार के, यहाँ पर A और B दोनों प्रकार के जीव हैं। तो सिंपल सी बात है, इकोटोन क्या होते हैं, उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं।
इसके अलावा यह क्षेत्र बहुत सकरा भी हो सकता है और बहुत चौड़ा भी हो सकता है। सकरा जैसे घास भूमि, सपोज करो ए घास भूमि है और बी क्या है, वन क्षेत्र है, तो घास भूमि और वन क्षेत्र के बीच जो इकोटोन होगा वो बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर वन तथा मरुस्थल के बीच इकोटोन देखो तो बहुत बड़ा होता है। वन और मरुस्थल के बीच का इकोटोन क्या होगा, उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। जबकि घास और वन के बीच का जो इकोटोन होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो इकोटोन बहुत संकरा और बहुत चौड़ा भी हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पर और कह सकते हो कि जो बेटा इकोटोन होता है वो रैखिक होता है, मतलब एक रेखा में विकास करता है, क्योंकि इसमें आने वाली जो प्रजातियां हैं, इस क्षेत्र में जो भी प्रजातियां आएंगी वो क्रमिक परिवर्तन उनमें दिखाई देगा। यहाँ पर प्रजाति जो होगी, सपोज करो ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो प्रजाति होगी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन, यहाँ पर जो थोड़ा सा और परिवर्तन बढ़ेगा, यहाँ और परिवर्तन, यहाँ और परिवर्तन। जैसे जैसे हम इकोटोन के कोर वाले रीजन में चलते जाएंगे वैसे वैसे प्रजातियों के अंदर जो परिवर्तन है वो गहराता चला जाएगा। इसका मतलब ये परिवर्तन एक रेखीय होगा, चौमुखी ना होकर के क्या होगा बेटा, एक रेखीय होगा। तो याद रखना इकोटोन में जो इकोटोन जो होते हैं वो एक रैखिक होते हैं या रेखिक होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक चीज़ याद रखना, जो इकोटोन होते हैं बेटा ये सामान्यतः कोर इफेक्ट या एज इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। पूछा जाता है कोर इफेक्ट कहाँ, दो जैविक समुदाय के बीच या परितंत्रों के बीच कोर इफेक्ट कहाँ दिखाई देता है, तो इकोटोन वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समुदायों की संरचना में क्रमिक क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ जो आएगा बंदा कोर में, इसके क्षेत्र में जो भी आएगा उसके अंदर चेंजमेंट होने लगेगा। इसका मतलब वो कोर इफेक्ट, एज इफेक्ट, ठीक है ना, दिखाएगा। इस क्षेत्र में जो भी आएगा उसमें परिवर्तन, मतलब यहाँ पर जो जीव पाया जाएगा, यहाँ पर जो जीव पाया जाएगा उसके अंदर इसके लक्षण, अगर बी वाला जीव इधर जाएगा तो बी वाले जीव के जो भी लक्षण होंगे, जैसे ही वो इसके एज में एंटर करेगा वैसे ही बी वाले जीवों के लक्षण में थोड़ा सा परिवर्तन हमको दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब जो संक्रमणिका होते हैं अर्थात जो हमारे इकोटोन होते हैं वो कोर इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। ये बात भी मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझिए, देखो बेटा सारी चीज़ें लिखते जाना, ये सब कुछ, ये वीडियो अभी फ़िलहाल आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। अब देखो हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं, हमने ये पढ़ लिया। अब हम लोग परितंत्र के अंतर्गत ये सबसे पहले जो छोटा सा स्पेसीज नहीं लिखा, जीव, यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ तक चलेंगे, जीव मंडल तक चलेंगे। तो सबसे पहले जीव या प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ इसके बारे में। उसके बाद फिर समष्टि क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके अंदर का जो भी मैकेनिज्म है वो देखेंगे। फिर समुदाय के बारे, कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। फिर परितंत्र, कई प्रकार के परितंत्र होते हैं उनको देखेंगे। फिर कई प्रकार के जीवोम होते हैं उनको देखेंगे। फिर सारे जीवोम एक ही जीव मंडल में उपस्थित होते हैं तो जीव मंडल को देख लेंगे। तो कुल मिला के एक एक स्टेप बाय हम लोग अब इनकी पढ़ाई करने वाले हैं। तो अभी के फ़िलहाल वीडियो में हम लोग जीवों के प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं स्पेसीज़ के बारे में। देखो परितंत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियाँ हैं, एक प्रजाति को अक्सर, प्रजाति पहली बात तो होती क्या है यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया है। तो एक प्रजाति को अक्सर जीवों के समूह के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में, जैसे ये जीव है, ये जीव है, तो इन जीवों का जो समूह है वो एक प्रजाति कहलाता है। कंडीशन क्या है कि वो एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप से प्रजनन कर सकते हों तथा उपजाऊ संतान पैदा कर सकते, मतलब सबकी फीलिंग सेम होनी चाहिए या सब एक ही बिहेवियर के होने चाहिए, तो फिर उसको प्रजाति। अगर इस जीव का बिहेवियर दूसरा है, इस जीव का बिहेवियर दूसरा है, तो इसका मतलब ये प्रजाति दूसरी है, ये प्रजाति होने के लिए जीवों का ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिनकी लक्षण क्या हो, एक समान होने चाहिए। अर्थात एक प्रजाति में सभी जीवों के लक्षण क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। अगर लक्षण समान नहीं है तो इसका मतलब वो प्रजाति दूसरी है। ये बात समझ में आ गई। तो ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। परितंत्र में अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे मूल तत्व प्रजाति जिसे की स्टोन स्पेसीज कहा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, किन्हें की स्टोन प्रजातियां कहा जाता है। एक होती है बेटा आधार प्रजाति जिसे बेस स्पेसीज कहा जाता है। एक होती है बेटा सांकेतिक प्रजाति जिसे इंडिकेटर स्पेसीज कहा जाता है। एक होता है बेटा अम्ब्रेला प्रजाति जिसे हम अम्ब्रेला स्पेसीज, अम्ब्रेला मतलब समझते हो ना,
अम्ब्रेला मतलब बेटा छाता, एक स्पेसीज। ये सारी स्पेसीज क्या होती हैं, इनकी परिभाषा अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट मैच करने के लिए आ जाती है। तो अभी आपको एक एक इन सभी प्रजातियों को अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि मूल तत्व प्रजाति। मूल तत्व प्रजाति को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, की स्टोन। क्या बोलते हैं बेटा, की स्टोन स्पेसीज कहेंगे। ये क्या होती हैं, तो ऐसी प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं। ये देखो लैंग्वेज हो गई आपकी इकोलॉजी की, थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। तो कुल मिला के एक ऐसी सपोज करो कोई प्रजाति है, कोई एक ऐसी प्रजाति है जिनकी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार मतलब उसकी संख्या कम है, ठीक है ना, उसकी उपस्थिति कम है, मतलब वो लोग कम हैं। कम होने के बावजूद भी समुदाय के अभिलक्षणों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब ऐसी प्रजाति मूल तत्व या कीस्टोन प्रजाति होती है जिनकी परितंत्र में संख्या कम हो। जब संख्या कम होगी तभी उनका बेटा जैव भार कम होगा, सिंपल सी बात है। जब लोग कम होंगे तो वजन उनका कम होगा, ठीक है ना। एक तराजू में 10 लोग बैठा दो, एक तराजू में 1 लोग बैठा लो, तो सिंपल सी बात है 10 लोग जहाँ बैठे होंगे उसका भार अधिक होगा। तो इनकी संख्या कम होती है परितंत्र में, जैव भार में भी अल्पता होती है, उसके बावजूद भी ये अपने पूरे समुदाय के अभिलक्षणों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ऐसी प्रजातियों को की स्टोन प्रजाति कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सीधे स्टेटमेंट पूछा जाएगा। और क्या इसके बारे में सीखेंगे, ऐसी प्रजातियां जो किसी खास परिस्थितिक तंत्र और उसकी आबादी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। सिंपल सी बात है, डालेंगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझो, जैसे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, संख्या उनकी कम होती है, एक ही होगा भाई बुज़ुर्ग घर में, लेकिन वो पूरे परिवार में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये समझ लो घर में जो पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, वो आपकी अगर घर को एक परितंत्र मान लिया जाए तो वो की स्टोन प्रजाति होती है। क्लियर, संख्या कम है, उनका जैव भार कम होगा बाकी लोगों की तुलना में, ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या एक ही है। बाकी घर में जब बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इम्पॉर्टेंस, अगर जिस दिन वो नहीं रहते हैं उस दिन उनकी इम्पॉर्टेंस समझ में आती है कि यार दादाजी अगर होते तो ये कर लेते। तो बात समझ में आ गई। तो कीस्टोन प्रजाति होती है। जब इन प्रजातियों को हटा दिया जाता है, यही देखो लिखा है, जब इन प्रजातियों को हटा दिया जाता है तो व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। इसका अक्सर दूसरी प्रजातियों पर इस हद तक प्रभाव पड़ता है कि वह प्रजातियां विलुप्त भी होने लगती हैं। मतलब दादाजी अगर नहीं रहे तो कई बार घर बिगड़ जाते हैं, घर के सारा व्यवस्था खराब हो जाती है, और कई बार व्यवस्था इतनी खराब हो जाती है कि आपको वो घर बेच करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, या एक तरीके से आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हो। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम होने के बावजूद भी यह पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, उसके स्ट्रक्चर जो है तथा उसके कार्य को प्रभावित करती हैं। तो ये कीस्टोन प्रजाति के की पॉइंट हैं, इनको याद रख लीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में कुछ महत्वपूर्ण कीस्टोन प्रजातियां, उनको याद कर लीजिए, अक्सर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीस्टोन प्रजातियां हैं। तो समुद्री ऊद बिलाव, अमेरिकी मगरमच्छ, समुद्री तारे, टाइगर शार्क, हाथी, ये सभी कीस्टोन स्पेसीज हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है, उसके बावजूद भी ये परितंत्र को पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, तथा इनके ना होने पर परितंत्र बहुत बुरी तरीके से क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो उम्मीद है कि कीस्टोन प्रजाति अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आधार प्रजाति की। बेटा आधार प्रजाति क्या होती है, अर्थात बेस स्पेसीज क्या होती है। तो वह प्रजाति जिसकी किसी समुदाय की संरचना में एक मजबूत भूमिका होती है। जैसे पेड़ क्या करता है, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को संरक्षित करता है। अब पेड़ अपना खड़ा है तो पेड़ में जाने कितने प्रकार के छोटे मोटे जीव बेसिकली उससे संरक्षित रहते हैं। पेड़ को काट दोगे तो वो सारे जीवों का संरक्षण गड़बड़ा जाता है। तो आधार प्रजाति वो प्रजातियां होती हैं जिनकी समुदाय में एक मजबूत स्थिति होती है। जैसे समुद्री बेंथोस बेटा, ये मूंगा को संरक्षण प्रदान करते हैं। इनकी वजह से मूंगा संरक्षित रहते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो मूंगा संरक्षित नहीं हो जाएंगे। तो कुल मिला के इस तरीके से आपको ये आधार प्रजाति भी समझ में आ गया। इसके बाद एक होता है बेटा सांकेतिक प्रजाति। नाम से ही पता चल रहा है, इंडिकेटर होती हैं, मतलब पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को सबसे पहले यही बताती हैं। अब अचानक वायु प्रदूषण फैल गया तो सबसे पहले कुछ प्रजातियां हैं जो वो बताएंगे कि भैया वायु प्रदूषण फैल गया।
वह प्रजाति जो अपने आसपास के पर्यावरण की स्थिति को दर्शाती हैं, उस स्थिति को बताती हैं कि पर्यावरण में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा। इन्हीं प्रजातियों का अध्ययन करके हम पर्यावरण के परिवर्तन को आसानी से समझ पाते हैं। यह अपने पारिस्थितिक तंत्र में पर्यावरणीय परिवर्तन से प्रभावित होने वाली पहली प्रजाति होती है। कहने का मतलब पर्यावरण में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो सबसे पहले यही प्रजातियां हैं जो इंडिकेशन का काम करती हैं या प्रभावित होती हैं। तो इनको हम देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि अच्छा पर्यावरण में कोई प्रॉब्लम है। इन्हें बायो इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। कुछ जैसी प्रजातियां हैं इंडिकेटर प्रजाति, जैसे लाइकेन। बेटा लाइकेन कहीं पर भी वायु प्रदूषण अगर है तो स्टाक्स बहुत जल्दी इसका ये इंडिकेशन कर देती है। मधुमक्खियाँ विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों को सूचित करती हैं। जो इनका अध्ययन करते हैं, इनके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, इनके बिहेवियर को देख के आप बता सकते हो कि पर्यावरण में कोई परिवर्तन होने वाला है। ग्रीस वुड एक पौधा होता है जो लवणीय मृदा का सूचक होता है, ठीक है ना, सैलाइन वाटर का। काई अम्लीय मृदा का सूचक होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रजातियां होती हैं जो पर्यावरण में आने वाले परिवर्तन को सबसे पहले हमें सूचित करती हैं। इन्हें सांकेतिक प्रजाति कहते हैं। इसके बाद बेटा अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। अम्ब्रेला मतलब छाता। आप जैसे बाहर जा रहे हो और छाता लिए हो, बारिश हो रही है, तो अकेले जा रहे हो तो ठीक है, अपनी सुरक्षा के साथ जा रहे हो। लेकिन आप जब कोई छोटा सा बच्चा मिल गया, बोला भैया हमको भी अपने छाते के नीचे लगा लो, ठीक है ना, तो वो भी आपने अपने संरक्षण के लिए किया, लेकिन आपके साथ साथ उसका भी संरक्षण हो गया। कुल मिलाकर के जो अम्ब्रेला प्रजाति होती है, यह प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित एक अवधारणा है, उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड एक अवधारणा है। इसके अंतर्गत वे प्रजातियां आती हैं जिन्हें संरक्षण के लिए चुना जाता है। और इन प्रजातियों को जब भी हम संरक्षण के लिए चुन लेते हैं, जैसे कोई ये प्रजाति है, इसको हमने संरक्षण के लिए चुन लिया, तो इसके आसपास जो भी छोटी प्रजातियां होंगी जो हमारे दिमाग में भी नहीं है कि अच्छा ये भी घूम रही हैं चारों तरफ, तो जैसे ही हमने इसको संरक्षण दिया, मतलब इसके ऊपर छाता लगाया, जैसे समझ लो ये कोई एक प्रजाति है जिसको हम संरक्षण देना चाहते हैं, जिसे हम जानते हैं, इसके ऊपर हमने एक छाता रूपी संरक्षण का एक कवच डाल दिया। अब इसके आसपास सराउंडिंग में, इसके परितंत्र के चारों तरफ कई ऐसी छोटी छोटी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। देखो पर्यावरण में, परितंत्र में बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। कुछ जीवों के बारे में हमको पता होता है, कई ऐसे जीव होते हैं जिनके बारे में या जिनके संरक्षण के बारे में हम कभी सोचते नहीं। तो होता क्या है, हमने एक बड़ी स्पेसीज को क्या दिया, संरक्षण दे दिया, उसके ऊपर छाता लगा दिया ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। तो उसके चक्कर में उसके आसपास परितंत्र में जो भी छोटी मोटी प्रजातियां हैं जिनको हमने नोटिस ही नहीं किया था, वो भी क्या हो जाती हैं, संरक्षित हो जाती हैं। तो इस प्रजाति को हम क्या कहेंगे, अम्ब्रेला प्रजाति कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है कि इसके अंतर्गत वे प्रजातियां आती हैं जिनके संरक्षण के लिए चुना जाता है, क्योंकि इन्हें संरक्षित करने से अप्रत्यक्ष रूप से उनके आवास के पारिस्थितिक समुदाय में शामिल कई अन्य प्रजातियां भी क्या हो जाती हैं, सुरक्षित हो जाती हैं। जैसे भालू का संरक्षण, शेर का संरक्षण, हाथी का संरक्षण, इन सभी जीवों का संरक्षण देने से उस क्षेत्र में निवास करने वाले छोटे मोटे जीव, जैसे सियार हो गया, छोटे मोटे हिरन हो गया, या अन्य छोटे मोटे गिलहरी हो गए, छोटे मोटे जितने भी जीव होते हैं, उस क्षेत्र को जब हमने संरक्षित कर दिया, हमने संरक्षित हाथी को किया, और हाथी के संरक्षित करने के साथ ही बाकी छोटे मोटे जीव भी संरक्षित हो गए। अब जैसे टाइगर प्रोजेक्ट चलाया, तब टाइगर जहाँ रह रहा होगा तो क्या वहाँ छोटे मोटे लोमड़ी और भालू जैसे जीव नहीं रह रहे होंगे, वो भी रह रहे होंगे, लेकिन हमने उनको ध्यान में रख के संरक्षण का कार्य नहीं किया। हमने वहाँ पर एक स्पेशल स्पेसीज को इंडिकेट किया, अम्ब्रेला। तो जिस स्पेसीज को हमने संरक्षण दिया, उस स्पेसीज को ही बोला जाता है अम्ब्रेला प्रजाति। क्यों इसको? क्योंकि इसके संरक्षण के साथ ही उसके परितंत्र के चारों तरफ की जो भी छोटी मोटी प्रजातियां हैं, सारी क्या हो गई, संरक्षित हो गई। तो उम्मीद है कि प्रजाति जितने भी हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो भी बचा है, देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने परितंत्र पढ़ लिया है, क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल देख लिया। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है इसके बारे में पूरा, पारिस्थितिक तंत्र की जो क्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया है।
उसकी सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया है। परिस्थिति तंत्र की जो संरचना होती है, जो जीव से स्टार्ट होती है और जीव मंडल में ख़त्म हो जा रही है, ये पढ़ लिया। और इसके साथ साथ जो भी भौतिक पर्यावरण है उसको देखना है। परितंत्र, अब अगली क्लास में हम लोग परितंत्र के प्रकार तथा परितंत्र के प्रकार्य, उसके फंक्शन को, ये सारा चीज़ देखने वाले हैं। फिलहाल अगली क्लास में हमारा अभी क्लास चलेगा, हम लोग अभी देखो चर्चा केवल कर पाए हैं जीवों की। अगली क्लास में हम समष्टि, समुदाय, परितंत्र और कई प्रकार के परितंत्रों और जीवों के बारे में स्टडी करेंगे। और एक क्लास ही शायद, इसका 1 या 2 ही क्लास होगा और इसके साथ साथ ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस आपको मैंने पहले ही बता रखी है कि ये जो भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बाकी वनडे के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ही। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।